वेलकम। मैं अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैंने एक मेगा एपिसोड लेने का फैसला किया है अरिथमेटिक क्वेश्चंस पर। आपका IBPS PO का प्री एग्ज़ाम है। उसके पहले मैंने सोचा कि 2 इयर्स के सारे मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स अरिथमेटिक क्वेश्चंस लेकर एक लंबा एपिसोड लिया जाए। अगर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आप डिमांड करेंगे तो एग्ज़ाम से ठीक पहले एक बार और एक लंबा सेशन ले लूँगा। रियल में बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी। डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपका मॉरल बूस्ट अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। 2 सेट में ये है, 2 सेट्स में। सेट 1 ईयर का है, सेट 2 दूसरे ईयर का है। लगातार मैं ईयर वाइज सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कराता चला जा रहा हूं। इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। ₹7,000 इज डिवाइडेड अनइक्वली इन 2 पार्ट्स। पहले ही कर दिया, अलग अलग, इक्वल नहीं। एंड इन्वेस्टेड इन स्कीम A which offers 10% per annum compound interest which compounded annually, and in scheme B which offers 15% per annum simple interest for 2 years and 3 years respectively। कितना सुंदर क्वेश्चन है, बताइए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोलिएगा ठीक है। एक x है, दूसरा y, नाम के लिए सिर्फ XY है, अदरवाइज बनाने में तो कुछ नहीं है। सॉल्व करने का अप्रोच समझ में आ रहा है। नाम के लिए XY बोलते हैं, X और Y दोनों का सम 7,000 है। समझने के लिए देखिए, लिख देता हूं कि X प्लस Y जो है वो 7,000 है। लेकिन एक जगह जो X इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी जगह जो Y इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में एक बात कही गई। क्या? तो फर्स्ट प्लस पर 10% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसका मतलब 21% मिलेगा 2 इयर्स में, और सेकंड 15% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट है 3 इयर्स में, 45% मिलेगा। फर्स्ट प्लस पर 21% मिलेगा इंटरेस्ट, सेकंड प्लस पर 45% मिलेगा। If the interest earned from scheme A is 84%, this is 84% of this। ऐसा मैंने क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि ये परसेंट न कटेगा जी। देखिए देखिए देखिए, यानी कि आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कैंसिल करें कि ना करें? बोलेंगे 5 into 4 20, और ये 5, यानी कहने का मतलब कि x by y, x is to y, अगर हम बात करें x is to y, ये कितना हो गया? 9 is to 5, 9 is to 5, एंड टोटल इज, वो जो लिखे थे वो सब नाम के लिए था, टोटल इज 14, टोटल इज ₹7,000। तो पूछा क्या है, ए में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ इज इक्वल टू व्हाट? 500 टाइम्स है, यानी कि ₹4,500 होगा कि नहीं, बताइए। ठीक है, क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स X रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। प्रोबेबिलिटी का सवाल है। 2 balls are picked up randomly, one after the other, without replacement from the bag. Then the probability of both the balls being red is 3/7। दो तरह से बात कर सकते हैं। देखिए, ये रेड है, रेड X बॉल्स है, ठीक है, और ग्रीन 5 बॉल्स हैं। तो टोटल कितना हुआ? X प्लस 5। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? X बाई X प्लस 5।
एक तो रेड आ गया, दूसरा भी रेड आना है, तो x माइनस 1 रेड बचेंगे और x प्लस 4 बचेंगे, और ये है 3/7 एंड देन सॉल्व इट। इसी को सॉल्व करना है। बताइए कैसे सॉल्व करें, सोचिए। ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, जानते हैं। एक तो आप क्वाड्रेटिक बनाइए, कीजिए, नीचे 7 कुछ बताता है, या तो 7 होगा नहीं तो 14 होगा, तो ये दोनों इनटू है तो 7 से ज्यादा ही होगा। तो 7 होने के लिए, 7 आने के लिए यहां 3 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, जल्दी बोलिए। अगर आप 3 देंगे या 2 देंगे, है कि नहीं? अदरवाइज यहां 10 देंगे या 9 देंगे, 10 देंगे 9 या फिर 9 देंगे, 9। देखिए देखिए, ये समझ में आ रहा है? x का वैल्यू अगर 10 देंगे तो ये 14 होगा, और 10 देंगे तो ये 15 होगा। जल्दी बताइए। और तब 10 देंगे तो 9 होगा और ये 10 होगा। देखिए, यस, 3/7 सेटिस्फाइज। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा, ये प्राइम नंबर होने की वजह से ये आपको मिलता है, लेकिन मान लीजिए कि आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो आप सॉल्व करेंगे ऐसे, 7x² माइनस 7x इज इक्वल टू 3x², और ये दोनों प्लस है 927x और प्लस 60। जल्दी बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि 7x² माइनस 34, 7 और 3 है ना, तो 4x² हुआ, ठीक है, माइनस 34x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अगर आप वैसे नहीं कर सके तो ऐसे करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 17x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अपोजिट साइन है ना, 60, एक में दूसरा लेस करके आना चाहिए। 20 इंटू 3, 20 माइनस 3, 17, 20 and 3, larger number 20, smaller number 3, by 2। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, और डेफिनेटली जानते हैं, तो इसका मतलब कि x का जो वैल्यू आया वो +10 और -1.5, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर तो ग्रेटर देन 1 हुआ ना, यहां पर -1 करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो x कैन नेवर बी नेगेटिव, सबसे अच्छा लिखिए। इसका मतलब कि x इक्वल टू 10 आंसर। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसको दूसरे तरह से भी बात कर सकते हैं कि टोटल रेड कितने हैं, x, उसमें से 2 लिया, और टोटल हैं x प्लस 5, इसमें से 2 लिया, इज इक्वल टू 3/7। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इंटू -1 यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/7। ये सेकंड मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, A alone can do a work in 20 days. B is 25% more efficient than A. ऐसे बोल देने के बाद तो आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है। B is 25% more efficient plus 25%। भाई हम इसे 100 और क्यों माने, 4 और 5 क्यों ना माने, यहीं पर 4 यूनिट्स पर डे क्यों ना माने, कुछ भी करने के पहले मन करता है पहले इसको लिख ही दें। और A 20 डेज में कर सकता है तो टोटल वर्क भी तय है। 20 डेज में 20 इंटू 4 दैट मीन्स 80 यूनिट्स। बोले ना, जल्दी बताइए कितना, तो तय है, आराम से तय है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। A and B started working together
एंड वर्क फॉर 4 days। रुकिए आगे क्यों बढ़े भाई, यहां तक से तो फिर आंसर मिल जाएगा ना, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। जब ये क्लियर है कि ए और बी को काम करना ही है, 4 days काम करना ही है, तो भाई कितना काम करते हैं बता दीजिए ना। 4 + 5 9 पर डे होगा इंटू 4, यानी 36 यूनिट्स वर्क हो गया। ठीक, एंड देन सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग का मतलब क्या है, 80 - 36, दैट मीन्स कि 44 यूनिट्स होगा ना। तो 44 यूनिट्स को सी ने किया, 20 C alone completed the remaining job in 22 days। 22 days यानी 2 units per day C का रेट है। In how many days C alone can complete? तो C जो है अकेला 80 units का जो काम है, इसको 2 units per day के रेट से 40 days में करेगा। ठीक है ना, क्लियर। अगला सवाल, 2 trains leave Delhi for Kolkata at 4 AM and 4:30 AM and travel at a speed of 50 km per hour and 75 km per hour respectively. After how many kilometers from Delhi both the trains meet or will be together? इसमें तो कुछ करना नहीं है जी। अगर आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बोलेंगे 4 बजे ट्रेन चलिए, पहले चलिए, मैं तो 4:30 बजे चलूंगा। दूसरी ट्रेन का कहना है 4:30 बजे, तो उसने झांका, आधे घंटे में वो ट्रेन 50 के रेट से 25 किलोमीटर गई है और आप दौड़ाने को तैयार। 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चोर 25 किलोमीटर आगे है। चोर भाग रहा है 50 के रेट से, हम भाग रहे हैं 75 के रेट से, 25 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में पकड़ लेंगे। 75 के रेट से 1 × 75, दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर पकड़ लेंगे। अगर मैप बनाए तो कुछ ऐसा है, देखिए, अगर फर्स्ट ट्रेन की बात करें तो उसका रेट है 50 किलोमीटर पर आवर, ओके, और ये 4 बजे चलती है। तो ठीक है, 4:30 AM जब होता है तो वो यहां है, तो हाफ एन आवर में उसने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया कि नहीं। 4:30 बज रहा है, दूसरी ट्रेन भी चलने को तैयार एट द रेट ऑफ, सेकंड ट्रेन चलने को तैयार एट द रेट ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए रिलेटिव स्पीड क्या हुआ। रिलेटिव स्पीड हुआ 25 किलोमीटर पर आवर, और इस 25 किलोमीटर को का डिस्टेंस तय कर लेना, मतलब पकड़ लेना, मिल जाना। दैट मीन्स कि 1 आवर, यानी कि 1 आवर में दरअसल ये जाके पकड़ेगी आगे। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहां जाके पकड़ लेगी। 1 आवर में 75 किलोमीटर पर आवर के रेट से 1 आवर में 75 किलोमीटर दूर दोनों ट्रेनें एक साथ होंगी। ये 75 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, John bought a machine for rupees 50,000 and spent rupees 2,000 on repairs and rupees 500 on transport। अरे भाई मेरा कॉस्ट प्राइस बताइए ना, 52,500 and sold it with 20% profit। ये तो एक सिंपल सा सवाल है। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹52,500। कहां से हुआ? ₹50K प्लस ₹2K प्लस ₹1/2K। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। अब इसको 20% प्रॉफिट पे सेल करना है। 20% प्रॉफिट का मतलब 10,500 रुपीज। देखिए 10,500, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा?
52,000 and 10,000, 62 और 1 रुपीज 63,000। ये एकदम सिंपल सा सवाल बिना पेन पेपर के तुरंत बनाने का है। बोलिए, है कि नहीं? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, पढ़ता हूं। द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ सम persons is 16.75 years। ठीक है, ग्रुप में कितने लोग हैं? By joining 20 new persons with an average age of 13.25 years, the average age of the group becomes 15 years. Find out the number of persons in the group initially। 2 मेथड से बात करता हूं, एक मेथड ऑफ एलिगेशन और दूसरा एवरेज। किससे बात करूं? चलिए, फर्स्ट मेथड, एवरेज कॉन्सेप्ट। एवरेज कॉन्सेप्ट से बात करते हैं। ठीक है, एवरेज कॉन्सेप्ट से गड्ढा डंडा का कॉन्सेप्ट। सुनिए। पहले जो एवरेज है वो 16.75 है। चलिए ठीक है, कितने लोग हैं मालूम नहीं, ओके। और बाद में जो आते हैं उनका कितना है? 13.25। कितने लोग हैं? हाँ, कितने लोग हैं? 20 हैं, ये 20 हैं। और फाइनल एवरेज क्या होता है? फाइनल एवरेज क्या होता है? जो भी होता है, गड्ढा बराबर डंडा होता है, गड्ढा बराबर डंडा होता है। 16.75 का एवरेज है, हो जाता है 15 का एवरेज, और इनका जो एवरेज है वो कितना है? 13.25। मुझे बताइए कि ये गैप कितने का है? 1.75 करके 20 ठो गड्ढे हैं। तो बताइए ना, ये गैप कितने का है? 1.75। तो 1.75 करके कितने गड्ढे होंगे कि वैल्यू इसके बराबर होगा? अरे 20 होगा, और क्या? 20 गड्ढा 20 डंडा, क्योंकि जितना बड़ा बड़ा गड्ढा उतना बड़ा बड़ा डंडा। अगर हम सेकंड मेथड से बात करें, मेथड ऑफ एलिगेशन, अगर हम बात करें, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एकदम एलिगेशन पर तो फिट बैठता है। सेकंड में 20 आते हैं, एवरेज कितना है? फर्स्ट का है 16.75, दूसरे का है ईयर्स। देखिए, ईयर्स पर स्टूडेंट है ना, ईयर्स पर स्टूडेंट, ये मीन वैल्यू हुआ, यूनिट हुआ, ईयर्स पर स्टूडेंट, और इसका है 13.25 और ओवरऑल 15। मतलब एलिगेशन के लिए भी एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। मुझे बताइए, इसका डिफरेंस कितना है? 1.75। इसका डिफरेंस कितना है? 1.75। क्या 1:1 ना होगा? 1 को अगर हम 20 कहें तो इस 1 को क्या कहेंगे? क्या 20 ना कहेंगे? सेकंड में 20 है तो फर्स्ट में भी कितना? यही तो सवाल था ना, जल्दी बताइए। देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं। If the ratio of incomes of A and B in 2001 is 2:3, कहीं ना कहीं तो जयद्रथ छुपा बैठा होता है। And the ratio of incomes of A in 2001 and 2002 is 4:5। सुनिए, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग 2001, ठीक। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग 2002। ए एंड बी। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया है।
देख के ही लगता है, वो भी कितना पेचीदा होगा मालूम नहीं, पर देखते हैं। हाँ, तो रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इन 2001 में ए और बी के इनकम का रेशियो 2:3 है। ओके, 2x 3x भी बोल सकते हैं। एंड द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए इन 2001 एंड दैट ऑफ 2 इज 4:5। अरे भाई, ये अगर 5 है तो इसे हम 4 मतलब डबल कर देते हैं ना, 4 तो 3 था तो 6। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हम इसे 5x बोलें, 4x बोलें, 6x बोलें, इतनी चीजें आ जा रही हैं कि नहीं? फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन 2002। ए का 2002 में एक्सपेंडिचर कितना है, सवाल है। इफ सेविंग इन द सेम ईयर इज ₹4,000, सेविंग इज ₹4,000, सेविंग 4,000 है। अच्छा, और क्या है? If it is given that in 2001 the sum of the incomes of A and B is ₹25,000, यही शुरू में नहीं कह देता जी, तो इतना क्यों परेशान होते, बताइए। लेकिन ये एग्जाम है प्यारे। 10x is equal to ₹25,000। देखिए देखिए, ठीक है। तो क्या हुआ, 2,500 हुआ ना, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, 15,000, और ये ₹10,000। ये इनकम्स हुए। इनकम्स कैसे हुए देखिए, इनटू 2,500, 2,500, तो ये भी वैसे ही होगा। इंटू 2.5। न्यू स्टूडेंट को समझ में आए इसलिए कर रहे हैं, इसे हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, अब क्या है, 5x चाहिए ना। 5x इज इक्वल टू क्या हुआ, 5x इज इक्वल टू क्या हुआ, तो x का वैल्यू क्या है, 2,500 ना, 2,500 ना, तो ये भी हुआ इंटू, इधर से देखते हैं, इंटू 2.5 यानी ₹12,500। जल्दी बताइए, और 4,000 तो वहां है, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, ₹8,500 आंसर। कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बताइए, है ना, क्लियर। बीच बीच में क्वेश्चंस रहेंगे, अचानक एक लॉलीपॉप आ जाएगा। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ Ram and Sam is 2:6, यानी 1:3, and after 5 years the ratio of their ages will be 6:8। क्यों परेशान करता है जी इतना, इसको काट के नहीं बोल सकता था, ये है राम और ये है श्याम, देखिए ये है राम और ये है श्याम, ठीक है। तो एट प्रेजेंट आफ्टर 5 years हम चाहते हैं कि ज्यादा लिखना ही ना पड़े। थोड़ा गौर कीजिए तो, अब रेशियो देखिए, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 2:6, यानी 1:3 है, 1:3 है, कैंसिल कर दिया। एंड आफ्टर 5 years 6:8 होगा, तो 6:8 होगा, इसको नहीं कैंसिल किया, नहीं करेंगे, क्यों करें, हमें इक्वल डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस इज इक्वल टू 5, और यहां भी 5 मीन्स 5 years, तो 1 मीन्स व्हाट, कितना अच्छा सवाल है, 1 year, 3 means what, 3 years, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, और है।
What will be the average of their ages after 10 years? अरे भाई अभी एवरेज की बात करते हैं ना, 3-1 है तो 4 years, 2 years हुआ ना एवरेज, तो आफ्टर 10 years 12 years आंसर। जल्दी बोलिए, एवरेज जो है 10 years के बाद 10 बढ़ेगा, 12 years होगा आंसर। जल्दी बताइए, होगा कि नहीं? ये बनाने का स्मार्ट अप्रोच है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, one container contains a mixture of spirit and water in the ratio 2:3 and another contains the mixture of spirit and water in the ratio 3:2। दो कंटेनर में बात किया जा रहा है क्या क्या रेशियो है। How much quantity from the second should be mixed with 10 liters of the first? एकदम एलिगेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल। सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज रेशियो 4:5। मैं लिख देता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं। देखिए डेसिमल भी बहुत कुछ है, देखते हैं, लिख देता हूं, ठीक है। देखिए क्या है, पहले लिखता हूं स्पिरिट एंड वाटर। स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नहीं भी लिखा जा सकता है, सीधा सॉल्यूशन पर आ सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन को जस्ट मैं लिख रहा हूं, ठीक है। स्पिरिट इज टू वाटर, अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, जस्ट लिख रहा हूं। है क्या, बिना लिखे भी ये बात क्लियर है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द सेकंड शुड बी मिक्स्ड? सेकंड शुड बी मिक्स्ड विथ 10 liters ऑफ द फर्स्ट। फर्स्ट जो है 10 लीटर है, ठीक है, 10 लीटर ऑफ द फर्स्ट, सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर्स हैज 4:5। मैंने कुछ नहीं किया है अभी तक, कुछ नहीं किया है, जो यहां लिखा है बस लिख दिया है, डेटा को अरेंज किया है एलिगेशन के फॉर्म में। और अब किसी का भी पार्ट ले सकते हैं, चलिए स्पिरिट का ही पार्ट लेते हैं। स्पिरिट इज 2/5। स्पिरिट लेंगे तो हर जगह स्पिरिट लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां भी 2/5 और यहां 4/9। आप जानते हैं इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं। गौर कीजिए, 18 and 20, 2/9 into 5। 18 and 20, यहां पर 2/5 है, इसमें भी 2/5। नो, सेकंड में 3:2 है। एक मिनट, दोनों में सेम नहीं होगा ना, 3/5, ठीक है। सेकंड वाले में 3:2 है, तो 3/5 है, तो 3/5 है तो 27 and 27 हुआ, ठीक है। 7/this, और इसमें 18 and 20, 2/5 into 9। ये तो कैंसिल होना है, ये तो पता है। 7:2 का रेशियो है। अब कैलकुलेशन करने का मन कर रहा है। 7:2, 7 means this, 10, 2 means what? तो ये कितना मिलाया जाना चाहिए? ये कितना मिलाया जाना चाहिए? 10 लीटर का 2/7, 20/7, 21 होता तो 3 minus 1/7, 14 पॉइंट होता ना, 2.86। जो भी है लीटर है, ग्राम है, जो भी है आंसर। कैलकुलेशन का भी डिमांड कर रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये 9 क्वेश्चंस थे उस पूरे एग्जाम के एक शिफ्ट में। अब दूसरे शिफ्ट का देखिए क्वेश्चन। A shopkeeper makes 2 varieties of rice at 24 rupees per kg and X rupees per kg in the ratio 2:3 respectively। सुंदर क्वेश्चन है जी। ऐसे करते हैं ना, एलिगेशन, मेथड ऑफ एलिगेशन। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ, रुपीज पर केजी, ये यूनिट है,
ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज क्या जरूरत है ये सब लिखने का। पहले मैं सिर्फ डेटा लिखता हूं, सॉल्व बाद में करूंगा। अभी तक समझिए मैंने कुछ नहीं किया। फर्स्ट है 24 रुपीज पर केजी, सेकंड है x रुपीज पर केजी, इसको 2:3 के रेशियो में मिलाया और टेस्ट तो होता है। कॉस्ट होना चाहिए, नहीं भाई हम सेलिंग बताएंगे। 20% प्रॉफिट पर सेल करते हैं और ये ₹29.88 में सेल करते हैं। इतना बेकार नंबर है, कहीं अप्रॉक्स भी नहीं लिखा है, पर डेटा तो एग्जाम का है ना, कुछ न कुछ तो होगा। ऐसा कैसे होगा? 5/6 100 बाय कुछ तो होगा। अरे 6 दूना 12 घटा देंगे ना, देखिए नहीं समझे। 30 में अगर हम 6 से काटे 5 बार में तो 5 माइनस 0.02 तो 4.98 टाइम्स कटेगा कि नहीं, जल्दी बताइए। 30 मान के 5 टाइम्स काट देते हैं। अच्छा ये इतना हुआ, कैसे हुआ? कैलकुलेशन तो लग रहा है। अरे कैसे लग रहा है? देखिए इससे ये जब हम बोले ये 6 से काटे इंटू 5 है ना, तो इंटू 5 कितना हो गया वैल्यू, इंटू 5 इंटू 10 करने से कितना होगा 49.8, तो 24.9 ये वैल्यू आता है। तो आप जानते हैं कि इसका जो डिफरेंस है यहां लिखते हैं, इसका डिफरेंस यहाँ है 24.9, इससे ये कम है ना, तो 24.9। अरे काहे का 24.9 जी, क्यों इक्वेशन लिखें? डिफरेंस इज 0.9, दिस इज 0.9, तो दिस इज व्हाट 0.6। ऐसे करते हैं ना, इक्वेशन लिखने की क्या जरूरत है? इंटू 0.3, तो इंटू 0.3। अब इससे ये कम इससे ज्यादा होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा? x इज इक्वल टू 24.9 प्लस 0.6 यानी 25.5। क्या ठीक है? रुपीस, ठीक है, पर केजी। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन अच्छा कैलकुलेशन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स जानते हुए। There are 8 blue, 5 yellow and 7 red balls. Okay, what is the probability of choosing either one yellow or one red ball? Blue 8 है, yellow 5 है और red 7 है, तो टोटल कितना हुआ 20। अगर उसको येलो या रेड हो रहा है तो इसका मतलब हुआ 5C1 इन दिस और, पर क्यों लिखने जाए 7C1 या 12C1 जो भी बोलिए, और ये 20C1, इतना C1 वगैरह लिखने की क्या जरूरत है? ये सब छोड़िए ना, सीधा बोलिए 5 में से कोई एक, 7 में से कोई एक, 20 में से कोई एक, 12/20 मतलब 3/5 आंसर। डायरेक्ट आप ये बात बोल सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है? ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 2 pipes A and B can fill a tank in 60 hours and 40 hours respectively, and pipe C can empty the tank in 15 hours. रुक जाइए ना, जब ऐसा दे देना A, B और C, क्या है? फर्स्ट है 60 आवर्स, दूसरा है सेकंड है 40 आवर्स एंड थर्ड है 15 आवर्स, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, मतलब ये फिल पाइप है, ये एम्प्टी पाइप है, यहां ऐसे लिख देते हैं। अब 120 मान लेते हैं कैपेसिटी, 120 लीटर। इन सब से कटने वाला कोई भी नंबर, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का कोई मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं, 60 आवर्स में अगर फिल करता हो तो 2 लीटर पर आवर, प्लस मतलब फिल करता है,
+3 लीटर पर आवर और ये -8 लीटर पर आवर। बड़ी मजेदार सवाल है जी, मजा आ जाएगा। देखिए मैं एक स्केच करता हूं, सोचिए तो ऐसा क्यों करता हूं, सोचिए ऐसा क्यों करता हूं। भाई इतना भरा, पाइप्स ए एंड बी आर ओपन फॉर 12 आवर्स। चलिए चलिए चलिए, 12 आवर्स के लिए अगर हम ओपन करेंगे ए और बी को, तो पता है +2 +3 इंटू 12 आवर्स, 12 यानी कि 60 लीटर भर जाएगा। अच्छा लग रहा है, बस इतना भरना बाकी है और तब तक देखे होल हो गया। पाइप सी ऑल्सो ओपेंड, पाइप सी ऑल्सो ओपेंड और तब कहानी उलट गई। A प्लस बी प्लस सी यानी +2 +3 -8 यानी कि -3 लीटर पर आवर, यानी टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी। और वो कितनी देर में खाली होगी, तो देखिए 60 लीटर फिल हुआ है ना, वो 3 लीटर पर आवर के हिसाब से। देखिए जरा, 20 आवर्स में खाली हो जाएगी। ये सवाल है, फेल नहीं होगी, एम्प्टी हो जाएगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। In a 96 liters mixture of water and milk, water is only 40%. 60% milk, 96 है, निकाल सकते हैं। The milkman sold 12 liters of the mixture to a customer and then added, अरे रुकिए, ये जो 96 लीटर है ना, ये जो 96 लीटर है ना, ये जो 96 लीटर है, इसमें मिल्क एंड वाटर हैं। मिल्क है 60%, वाटर है 40%। इसमें से अगर निकल जाए 12 लीटर्स, तो क्या फर्क पड़ता है, रेशियो तो वही रहेगा ना, देखिए 96 से 12 लिख गया तो 84 लीटर रहेगा, लेकिन मिल्क एंड वाटर का परसेंटेज थोड़े ही बदलेगा, वो तो वही रहेगा ना। अब यहाँ के बाद सोचते हैं ना, क्या है, then added 10 liters of pure milk and 15 liters of water in the mixture, what is the approximate percentage of water? रुकिए, इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहली बात है, इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू 40% बोलिए, 33.6 लीटर होगा ना, इसका 40%। और 33.6 हटा दीजिए, 34 हटा दीजिए, तो 50.4 लीटर बचेगा। जल्दी बताइए, ये मिल्क है, एक्चुअल में इतना है। अब क्वेश्चन कहता है कि +10 लीटर मिल्क, यानी अगर यहाँ पर +10 लीटर मिल्क डाला जाए और 15 लीटर वाटर डाला जाए, तो एक्चुअल कंडीशन क्या होता है, देखिए। तो ये वाला हो जाता है, ये वाला। रुकिए, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। देखिए, ये हो जाता है 60.4 लीटर और ये हो जाता है 48.6, इतना हो जाता है। जल्दी बताइए, टोटल 84 था, इसमें 10 लीटर मिल्क और 15 लीटर वाटर डाल दिया गया। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर? तो टोटल का सम अगर करें, टोटल अगर हम बोलें, देखिए निकालने का तरीका, तो ये 109 होता है। तो 109 का ये कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट? निकालने का तरीका अलग है जी, जानते हैं कैसे करते हैं? सुनिए बताता हूं। 48.6 109 का कितना परसेंट है?
हम लोग क्या करते हैं, इसको 8% लेस कर देते हैं, 9% नहीं, 8% लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, मतलब 99 से ऊपर, ठीक है। और 8% लेस अगर कर दें, ए वाला 4 लेस कर दें तो 44.6 और ये 100, तो ये कितना परसेंट हुआ, 45% आंसर, ठीक। समझ गया, बढ़िया था। इसमें परसेंटेज निकालने का तरीका टेस्ट हो रहा है। अगला सवाल, राज gave 60% of his monthly salary to his wife and the remaining he invested in mutual fund। देखिए देखिए देखिए, मंथली सैलरी, अगर हम 100 माने, अगर हम 100 माने तो क्वेश्चन कहता है कि ये सबसे पहले 60% वो वाइफ को देता है, तो 60% का मतलब 60, और 40% जो बाकी बचा 40, यानी कि 40 वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब 60, इसके बारे में, आउट ऑफ द मनी हिज वाइफ गॉट, शी स्पेंड 20% ग्रॉसरीज, देखिए 20% का माने क्या हुआ, 12 ऑन ग्रॉसरीज, ठीक है। 30% ऑन रेंट, 30% का माने क्या हुआ, 18 ऑन रेंट, ओके। रिमेनिंग 50% हुआ, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 18,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 18,000 सी स्पेंड ऑन बाइंग गोल्ड, यानी कि ये जो बाकी बचा 30 इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 18,000। तो व्हाट इज 100, ये पूछा है 600 टाइम्स, यानी कि रुपीज 60,000, ठीक है ना, क्लियर। और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, 4 years ago the ratio of A's and B's ages was 5:3. The sum of the present ages of A, B and C is 80 years. If C's present age is equal to the sum of the present ages of A and B, अरे रुकिए, A, B, C और टोटल, एक बात साफ है कि टोटल है 80 years, हाँ, और इसमें ये लिखा हुआ है कि C का इन दोनों के बराबर है, तो ये 40 years है और ये दोनों भी 40 years है, क्योंकि बराबर है। और इनका जो रेशियो है, लेकिन ये 4 साल पहले रेशियो है। आता हूं, ये सम 40 years है, सम किन का, ए एंड बी का। एट प्रेजेंट थोड़ा और साफ लिखता हूं, एट प्रेजेंट, तो 4 years ago, रुकिए 4 years ago ये कितना था, 4 years ago ये कितना था, 8 लेस हुआ 32 years ये था, और दरअसल ये था 5:3, ये 8, 5, 3, यानी कि इंटू 4, यानी कि 20 years, यानी कि 12 years, ठीक है। ये 4 साल पहले की बात है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए का आज का एज क्या है, एट प्रेजेंट +4 होगा, यानी कि 24 years, ठीक है। बोलिए, ये एक बड़ा एपिसोड मैंने लिया, क्वेश्चन को तैयार किया इंग्लिश हिंदी दोनों में, और मुझे उम्मीद है
कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यदि आप कमेंट करेंगे, डिमांड करेंगे, तो ऐसा ही 2 इयर्स के सारे, दूसरे 2 इयर्स के सारे मेमोरी बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक और एग्ज़ाम से ठीक पहले बना दूंगा। इससे आपका मॉरल बूस्ट अप होगा। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।